ऑफ हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज थी फॉर द हम्म लास्ट 5 years। अभी वो हम्म प्रेजेंट की थी कंप्लेन ऑफ रेगुलर वजाइनल ब्लीडिंग विद डिस्मेनोरिया फॉर द लास्ट 1 year। अच्छा, वो हम्म रेगुलर मैम अपने साइकिल्स जो वो ये बता रही थी कि मैं 20 days ब्लीड करती हूँ और 10 days ठीक रहती हूँ और फिर 20 days ब्लीड करती हूँ, हम्म ऐसा। और उसके बाद और मैम एग्जामिनेशन पे जो है वो 8 week साइज यूट्रस था, एंटीवर्टेड था लेकिन माइल्डली टेंडर था जब मैं एग्जामिनेशन कर रही थी इस वक्त, और बायोमेट्रिक पॉलिसिस क्लियर थे। हम्म इसकी ये जो टेंडरनेस है ना, ये मुझे एडिनोमायोसिस की तरफ मतलब वो कर रही है, लेकिन हम्म वरना मैं मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस पे ये एनिमेटल हाइपरप्लेजिया यानी सीए पहले रखना चाहिए था या फिर एडिनोमायोसिस या सबम्यूकोजल फाइब्रॉइड पहले रखना चाहिए था, आप बताओ। क्योंकि हाइपरटेंशन और 638। डायबिटीज। जी, हाइपरटेंशन डायबिटीज है, 38 years ओल्ड पेशेंट थी। मेरे हिसाब से तो एनिमेटल हाइपरप्लेजिया पहले रखना चाहिए था। देखो, जो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया है ना, वो ज्यादा फ्रीक्वेंट फाइंडिंग है एटलीस्ट आफ्टर 40, वैसे तो अब 45 के बाद। जी। 30s में एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया या सी एंडोमेट्रियम इज एक्चुअली वेरी वेरी रेयर थिंग टू फाइंड। वो ना होने के बराबर वाली चीज होती है। जी। However, एक multiparous patient with tender uterus is going more towards and severe dysmenorrhea। ये तो जी। चीजें पहले डिनोमायोसिस की तरफ जा रही है ना, तो आप नंबर 1 पे डिनोमायोसिस, फिर नंबर 2 पे जो भी आपको फील हो रहा है, मे बी फाइब्रॉइड, डिजेनरेटेड फाइब्रॉइड हो सकता है। शी हैज गॉट टेंडरनेस और सिवियर डिस्मेनोरिया विद रेगुलर हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, तो नंबर 2 में कॉम्प्लिकेटेड फाइब्रॉइड भी आ सकता है। नंबर 1 पे डिनोमायोसिस, फिर नंबर 2 पे कॉम्प्लिकेटेड फाइब्रॉइड जो कि पेन और उसकी एचएमबी को आपस में जस्टिफाई कर रहे हैं। और इट कैन आल्सो बी अ सबम्यूकोजल फाइब्रॉइड, हाउएवर शी इज जी। हैविंग एचएमबी, तो चलो। और फिर तीसरे नंबर पे आप एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया या B9 और मैलिग्नेंट एंडोमेट्रियल पैथोलॉजी कर सकते हो। अच्छा ठीक है मैम, ना, एक और जी। अच्छा मुझे एक्सक्लूडिंग द यही सर्वाइकल। पेशेंट मैम अगर 45 की होती तो फिर हम मतलब एनिमल हाइपरप्लेजिया को पहले ले जाते। क्यों? उसमें भी नहीं, या तो टेंडरनेस ये और भी यही रखते हम। मल्टीपैरिटी। देखो ना, जी। मल्टीपैरिटी और टेंडरनेस जी। और सिवियर डिस्मेनोरिया, ये चीजें फिर भी एडिनोमायोसिस को ही फेवर कर रही हैं। ठीक है ना। सही है। एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया में डिस्मेनोरिया या टेंडरनेस का कोई लिंक नहीं बनता। सही, क्योंकि मैम ठीक है, हाँ जी, यही मुझे कंफ्यूजन, क्योंकि उसका एंडोमेट्रियल जो थिकनेस थी वो आई हुई थी 12 mm। वो तो बात की लेकिन वही बात है। बात है कि हाँ कि वो तो नॉर्मल मतलब मेंस्ट्रुएट कर रही थी तो वो तो उसके वो बात मतलब की आ बात है। सकती थी। जी। और इवन अगर मैं किसी इसीलिए इस तरह के कंफ्यूज हो रही पेशेंट थी। में बिल्कुल एंडोमेट्रियल थिकनेस 12 mm आ जाए, तो इट कैन आल्सो बी सबम्यूकोजल पॉलिप। जब हिस्ट्रोस्कोपी करें तो कई दफा 12 mm या 14 mm की जो इस तरह की एंडोमेट्रियल थिकनिंग या कई दफा फोकल थिकनिंग दी होती है, तो इट कम्स आउट टू बी जी। अ पॉलिप। तो वो जरूरी नहीं होता एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया ही हो, वो बिनाइन लीजन भी हो सकता है। इट्स नॉट नेसेसरली प्री मैलिग्नेंट कंडीशन। ठीक है। अच्छा हम एक और ठीक है बात ना। बताएं कि ये एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया को हम ब्लीडिंग ऑफ एंडोमेट्रियल ओरिजिन में रखेंगे या फिर ये एक अलग एंटिटी है जो हार्मोनल की वजह से होती है और वो एक नहीं, अलग होती इट इज ब्लीडिंग ऑफ एंडोमेट्रियल ओरिजिन, इट्स नॉट हार्मोनल। इट्स नॉट जिसे पहले कहते थे ना DUB, है। जी। डिसफंक्शनल और इस तरह का। इट इज नॉट। एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया इज सम इज अ कॉज फॉर द ब्लीडिंग, इज एक मतलब सॉलिड ऑर्गेनिक एसेंशियल। कॉज यस है ना वो। यस। और ब्लीडिंग ऑफ एंडोमेट्रियल ओरिजिन में कोई ऑर्गेनिक कॉज नहीं होता। हाँ, हार्मोनल जो है, जो जब आप सारी चीजें ऑर्गेनिक रूल आउट कर देते हो, जी। फिर वो हार्मोनल डिक्लेयर होता है। तो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया इज नॉट हार्मोनल, इट जी। इज अ सॉलिड एंटिटी पैथोलॉजी है एक अलग। ठीक है, ठीक मतलब है। हम मैम ये तो नहीं बोलेंगे ना ब्लीडिंग ऑफ एंडोमेट्रियल ओरिजिन, हम तो ये बोलेंगे कि एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। जी ठीक है। ठीक है, इस सही तरीके से है जी चलो, मैम। अब इसी में अफरीन का कंफ्यूजन हुई थी कि डायबिटीज और हाइपरटेंशन मतलब वो तो क्या फिर हुआ। एडिनो को हटा के उधर ला रही थी। ठीक है, चले जी, अब अफरीन ठीक का है, केस थैंक कर यू। लेते हैं। जी डॉक्टर अफरीन। हेलो अफरीन। हेलो। जी हाँ अस्सलाम जी। वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैम स्टार्ट करूँ? जी प्लीज। ओके मैम। मैम ये मेरा एग्जाम का केस था, मैं स्टार्ट हम्म। कर रही हूँ। इसमें मैं फेल हुई थी इस केस अच्छा, पे। ठीक है, ओके चलो मैम। लेट्स डिस्कस इट देन। ओके। हम्म My patient, 46 years of 46 years of old, Sajda, wife of Sikandar, with no formal education. She's housewife, resident of Habshoki, married for 26 years. She's हम्म para 5+0, all spontaneous vaginal deliveries. Last delivery was 18 years back.
She's menopausal for the last 2 years, admitted through OPD 4 days back at Yari General Hospital with complaint of abdominal distension for the last 1 year and lower abdominal pain for the last 6 months. According to my patient, she notices abdominal distension for the last. Notices abdominal distension 1 year back, which was gradual in onset and associated with lower abdominal pain for the last 6 months. The pain was gradual in onset, constant, dull aching in nature, radiating to the back oftenly, and having no aggravating factors. However, the pain is relieved by taking rest or sometimes oral painkillers. There is no history of postmenopausal bleeding or vaginal discharge along with fever, no history of fever, night sweats, cough, or contact with tuberculosis patient. There is no history of nausea, vomiting, indigestion, and increased frequency of urine or dysuria and incontinence. However, for the last 1 to 2 months, she developed the complaint of urinary retention sometimes. No history of painful defecation, hemorrhoids, constipation, and there is no history of leg swelling, edema, and varicose vein in the patient. Her appetite and weight is reduced for the last 3 to 4 months, but there is no history of headache, fits, jaundice, hemoptysis with cough, backache, and bone pains. There is no family history of ovarian, uterine, breast, and colorectal carcinoma in the family. No, for these complaints, she visited to many doctors, and her multiple ultrasounds were carried out. She has been told that she is having some tumor in the uterus which needs surgical removal. So she came to Liari General Hospital where she offered admission for surgery. During her stays in the hospital, her CT scan was also carried out, but she is not aware regarding the report of the CT and nature of the surgery. Her past gynecological history, she is menopausal for the last 2 years. Her age of menarche was 13 years. She used to bleed for the 5 days after every 30 days with average flow. No his previous history of intermenstrual bleeding and postcoital bleeding. Couple never practiced any contraception. There was no history of pap smear taken. Regarding her obstetrical history, she's para 5 plus 0, having two males and three females. All were spontaneous conceptions with no anti-infra and postpartum complications. She breastfeed all of her children and all were vaccinated. Past medical history, she is known case of hypertension for the last 5 years and taking oral hypertensive on and off. There is no history of diabetes mellitus, cardiac asthma, and TB in the patient. Her past surgical history is not significant. Regarding her personal history, her weight and appetite is decreased. There is no bowel and urinary complaints. She has no addiction to anything like cigarette, pan, chalia, or not to any drugs. And regarding her socioeconomic history, it is satisfactory basic necessities of life met with ease. Okay, ma'am. Hello. मैम आपका माइक ऑफ है। सॉरी, मैंने कहा एग्जामिनेशन बताएं आगे, आप जी जी बोलते मैम, जाओ। जी ठीक है मैम। On general physical examination, an average lady on general physical examination, a middle-aged lady lying comfortably on a couch, and she is having a vitals of blood pressure 120 by 80 millimeter of mercury, pulse was 98 beats per minute, temperature was 8 Fahrenheit, and her respiratory was 18 beats per minute, and the thyroid was not enlarged. There was no anemia, no cyanosis, no clubbing. The thyroid gland was not enlarged. Lymph nodes were not accessible. Lymph nodes were not palpable. On breast examination, both breasts are bilateral symmetrical with no any mass palpable in all quadrants of the breast. Her chest examination, she has normal vesicular breathing. On cardiovascular examination, S1, S2 audible with no added sounds. On part abdominal examination, on inspection, abdomen is distended in the lower side and umbilicus is central and inverted with no visible vein pulsation, striae, and scar marks. On palpation, superficial palpation, there is no tenderness. On deep palpation, there is a mass of about 10 into 8 centimeter, firm mass, smooth surface, non-tender, occupying the left lumbar and partially covering the hypogastric region. The mass was having regular margins and lower limit was reachable. Abdomen is resonant on percussion, except there is a dullness over the mass. On my first speculum examination, my cervix was healthy looking, but it was deviated towards the mass side, that is left side, and having whitish discharge of high vaginal swab was taken. Examiner refused to take pap smear at that time. Or ma'am, on bimanual examination, uterus is anteverted, normal size.
and same mass is feeling. There's the same mass felt through the left fornix, and there's fullness on the right fornix as well. ठीक है, ओके। चलो, इसमें कोई कुछ ऐड करना चाहे हिस्ट्री एग्जामिनेशन में? अच्छा, चलो पहले हिस्ट्री एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं। इट वाज अ गुड हिस्ट्री एक्चुअली। आपने अच्छा, आपकी स्पीच भी अच्छी थी, क्लैरिटी के साथ थी। देखो, आपका जो सारा केस है पेन एब्डोमेन, डिस्टेंडेड एब्डोमेन और पेन एब्डोमेन का, यू नीड टू एलैबोरेट इट अ बिट मोर। उसकी वजह ये है कि आपने आपके जो दो टिपिकल प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स हैं, ये किस डीडी की तरफ जा रहा है? आपके माइंड में अभी तक क्या डीडी आया है? मैम, जब मैं हिस्ट्री एग्जामिनेशन उस वक्त कर रही थी ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बिनाइन ओवेरियन मैस है, बिनाइन कोई ऑलराइट, mass है। ओवेरियन। सो यू वर ठीक थिंकिंग है बिनाइन मैलिग्नेंट की तो अभी हमने बात ही नहीं की। यू वर थिंकिंग इट बस वाज ओवेरियन। एन हाँ मैम, ओवेरियन जी मास। मैम। तो आपने ओवेरियन मास से रिलेटेड क्या हिस्ट्री के पॉइंट्स कवर किए हैं? मैम, ओवेरियन मैस से रिलेटेड, हाँ, मैम मैस इन एब्डोमेन से रिलेटेड मैंने आपने डिस्टेंशन एक दो लाइनों में हमें बता दी कि इस तरह ग्रेजुअली इंक्रीज की, बट एकदम से आप पेन में आ गए और पेन को एलैबोरेट किया। बट मैम देन एक्चुअली यस, डिस्टेंशन वो कह रही थी, लेकिन डिस्टेंशन के साथ उसका एसोसिएशन पेन के साथ ही बन रहा था। ठीक है, लेकिन डिस्टेंशन मतलब ये एग्जामिनेशन आहिस्ता में, आहिस्ता बना। ऑलराइट, गुड। एग्जामिनेशन में यू फाउंड अ मैस, सो एज यू फाउंड अ मैस ऑन एग्जामिनेशन, तो आपने हिस्ट्री के पॉइंट्स तो कवर करने ही होते हैं ना। बट नाउ यू नो दैट इट्स ओवेरियन और डिस्टेंशन और पेन तो जाए ओवरी की तरफ रहा है। तो आपने सारे ओवरी की किसी भी पैथोलॉजी से रिलेटेड सारे रिस्क फैक्टर्स कवर करने, राइट? any exposure that she had right from her very young age, क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं फॉर एनी ट्यूमर ऑफ ओवरी? मैम, इसमें कोई भी सारी स्पॉन्टेनियस कंसेप्शन थी, इसमें कोई उसमें नहीं नो लिया था, कोई ओव्यूलेशन फैमिली, इंडक्शन, नो ऑलराइट, एवोल्यूशन इंडक्शन। ठीक है गुड। मैम। व्हाट मैम, एल्स? इसने कोई भी है ना, वो नहीं, सारे बच्चे ब्रेस्ट फीड करवाए थे। ओके, ठीक है व्हाट मैम, कोई एल्स? फैमिली हिस्ट्री नहीं थी, लाइक बड़का 1 बड़का 2 इस तरह की कोई। ठीक है, गुड। और मैम, अर्ली मेनार्की, लेट मेनोपॉज, इसका थ्रू हाँ आउट रिप्रोडक्टिव एज। एक्चुअली ये आपने रिस्क फैक्टर्स एक पैराग्राफ में कवर नहीं किया। आपने ब्रेस्ट फीडिंग का जिक्र वहां किया जहां हर मरीज का होता है। आपने ठीक शायद है मैम। फैमिली हिस्ट्री ऑफ सीए में वहां किया जहां हर मरीज का होना था। आपने ठीक है इसको पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस देकर नहीं किया। आपने ओव्यूलेशन इंडक्शन का जिक्र नहीं किया। आपने फर्टिलिटी से रिलेटेड नहीं जिक्र किया। आपने पेन और का जिक्र उस वक्त नहीं किया कि इफ इट्स रियली बिनाइन और मे बी एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट और व्हाटएवर, तो उससे वो हालांकि मीनोपॉज है, बट स्टिल इवन देन आपने उसको डिस्मेनोरिया से प्रीवियस लिंक नहीं कराया अगर बिनाइन आपको ज्यादा लग रहा था। तो आपने ये सारा कुछ नहीं किया। एंड देन अगेन, यस, देयर इज अ लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टिव एज वेल एज कॉजिटिव रिस्क फैक्टर्स फॉर सी ओवरी और एनी ओवेरियन मैस, वो सारे आपने कवर करने हैं। और उसके अलावा उससे रिलेटेड यस, आपने चलो फैमिली हिस्ट्री का कि ये एक बहुत की बात है आपकी हिस्ट्री के अंदर। देन व्हेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट डिस्टेंडेड एब्डोमेन, तो डिस्टेंडेड एब्डोमेन में आपका मैस भी आ जाता है, उसके अंदर आपका एसाइटिस भी आ जाता है। फिर उस डिस्टेंशन की वजह से जो क्वालिटी ऑफ लाइफ पेशेंट की इफेक्ट होती है, और उसकी वेरिकोसिटीज में भी स्वेलिंग ऑफ लेग्स या डीमा, वो सारा कुछ होता है। वो सारा कुछ भी हिस्ट्री में उस स्वेलिंग की वजह से जो इफेक्ट्स उसकी बॉडी में बाकी के आ रहे हैं, वो हिस्ट्री में मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो पेन है, चलो पेन आपने फिर भी इलेबोरेट कुछ की कि जी यहाँ से इसके कैरेक्टर था, इट्स गोइंग टुवर्ड्स दैट, लेकिन उसको थोड़ा सा और इलेबोरेट इसलिए करना है क्योंकि हमारे जो रीजन की पेन है विच इज़ अ गायनेकोलॉजिकल पार्ट, उसके अंदर we have to elaborate a bit more about the urinary and gut symptoms, because either it has got to be due to gut, bladder or the reproductive system. तो हमने वो सारा कुछ क्लैरिटी के साथ रूल आउट करना है कि पेन उस वजह से नहीं, इसीलिए से रिलेटेड है। नाउ व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट अ मास और डिस्टेंडेड एब्डोमेन विद पेन, तो माइंड में क्या आता है? कॉम्प्लिकेशन। जैसे अभी हम डॉक्टर शगुफ्ता के क्वेश्चन का जवाब दे रहे थे, तो मैंने बताया कि व्हेनेवर यू आर सेइंग दैट इट्स शी इज हैविंग सिवियर पेन एंड
you think that the uterus is tender, you have to think. And if you want to talk about a mass, then you for your first diagnosis will go towards the complication of the mass. So your your presenting complaints were distended abdomen and pain. तो इससे मेरे माइंड में तो कॉम्प्लिकेटेड ओवेरियन मैस वाज द वेरी फर्स्ट थिंग जो मेरे माइंड में आई, लेकिन आपकी HOPI में उसका कोई लिंक ही नहीं था। ओके अब मैम। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, ओवेरियन मैस की कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, आप बताओ डॉक्टर अफरीन। मैम एसाइटिस हो सकता है, तो उसकी वजह से मैम जो मतलब प्रेशर सिम्टम्स हो सकते हैं सारे पेश। नहीं, मैं कॉम्प्लिकेशन ऑफ ओवेरियन मैस पूछ रही हूँ। एसाइटिस इज नॉट अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ ओवेरियन मैस। मैम Whenever a complication of an ovarian mass occurs, what can it be? मैम टॉर्जन। Good. Or मैम डीजनरेशन। मैम रप्चर ऑफ द कैप्सूल्स। मैम जो वो जैसे have you ever, okay fine, और मैम देखो 4 तरह की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। आई डोंट थिंक दैट, यस रप्चर कह लो से हेमरेज बोलो तो ज्यादा बेहतर है। टॉर्जन हो सकती है, हेमरेज हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकती है जिसको एब्सेस कहते हैं, या मैलिग्नेंसी हो सकती है, राइट? तो ये ठीक है 4 मैम। चीजें हो सकती हैं। सो व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट डिस्टेंडेड एब्डोमेन एंड पेन, आपने उस चीज को पूरा एलैबोरेट करना है। आप इसका मतलब है यू आर टॉकिंग अबाउट ओवरी। इफ यू टॉकिंग अबाउट ओवरी, फर्स्ट यू हैव टू रूल आउट डिस्टेंशन के सारे फीचर्स बता के, बेशक पेन के भी बता दो, देन you have to rule out all the causative and the protective factors for the CA ovary. Then you have to talk about what do you really mean by pain with distension. Is it some complication you are talking about? If not, then you have to tell in your history that it is not torsion, it is not infection, it is not hemorrhage, or if you think it's not malignancy. आपकी हिस्ट्री में ऐसी कोई elaboration थी नहीं। यस मैम, पेशेंट बिल्कुल भी मैलिग्नेंसी वाली नहीं लग रही थी। शी वाज क्वाइट नहीं, वो कंफर्टेबल तो एट दैट नहीं टाइम। लग रही थी, बट यू हैव टू मेक अ लिंक ना। जब आपने इसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट ही डिस्टेंडेड एब्डोमेन और पेन रखा है, तो आपके HOPI में उस चीज उस रिस्क उसके जो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट है उसको एलैबोरेट करना होगा ना। जब हमारे OPD में या जब हम इमरजेंसी में बैठे होते हैं और एक पेशेंट आता है पेट पकड़ के और वो कहती है कि मुझे डिस्टेंशन है और बहुत ज्यादा पेन है, तो हम सबसे पहले यही तो रूल आउट करते हैं कि कहीं इसको कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है। सो व्हेनेवर यू आर, जब आपने प्रेजेंटिंग कंप्लेंट की जो 2 लाइनें बोली हैं, अगर आपने HOPI में उस चीज को इम्पोर्टेंस नहीं दी, तो यू जस्ट कैन नॉट रियली मेक इट आउट कि वो डायग्नोसिस क्या है। आपकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट जो कि बहुत अच्छी थी, आपका बायोडेटा और प्रेजेंटिंग कंप्लेंट तो बहुत ही अच्छी थी आपकी, जब आपने प्रेजेंटिंग कंप्लेंट बोल दिया ना, तो आप ये याद रखो कि वो जो 2 लाइनें या 3 लाइनें जितनी भी आपने प्रेजेंटिंग कंप्लेंट में बोल दिया, आपका पूरा 1 घंटा अब उसके ऊपर इर्द गिर्द ही घूमना है। अच्छा मैम, पेशेंट जो है ना, यस, मैं पेशेंट जब मुझे कंप्लेंट बता रही थी ना प्रेजेंटिंग, तो वो पहले से मुझे ये कहा कि मेरे पेट में रसोली है। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके जो है ना डिस्टेंशन की तरफ और इस तरह आई। तो मैम पेशेंट्स ऐसे ही कहते हैं। आप उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट मैस इन एब्डोमेन, मैस एब्डोमेन भी कह सकते हो, इफ नॉट एग्जैक्टली। अगर आपको लगा कि उसकी वर्डिंग से डिस्टेंशन ज्यादा बेहतर टर्म यूज हो रही है, तो आप डिस्टेंशन को, तो वेदर यू से मैस और डिस्टेंशन, एक्चुअली मोर लेस इट कम्स टू द सेम पॉइंट। ठीक है, आपका डिफरेंशियल फिर भी ओवेरियन की तरफ जा रहा है, चाहे आप मैस बोल दो विद पेन या बोल दो डिस्टेंशन विद पेन, तो वो डिस्टेंशन और मैस में बहुत ज्यादा कोई फर्क लग नहीं रहा अगर आप प्रेजेंटिंग कंप्लेंट करो। ठीक है मैम। तो आपने इस चीज को, तो आपने HOPI के अंदर ओवरी के सारा रूल आउट करना है। देन यू हैव टू रूल आउट अबाउट द कॉम्प्लिकेटेड मैस, और आपने इसकी CA की सारे प्रोटेक्टिव और वो रिस्क फैक्टर सारे बोल देने। ठीक है, उसके बाद योर एग्जामिनेशन आपका बस ठीक था एक्चुअली, इतना मजे का नहीं था, क्योंकि जो डिस्टेंशन या मैस एब्डोमेन का होता है ना गायनी में एग्जामिनेशन, वो बहुत जबरदस्त एक्सप्लेन करने वाली चीज होती है। बाकी तो चलो, जो जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन क्या, इट वाज बेटर इफ यू हैड टॉक्ड अबाउट द वेरिकोसिटीज एज वेल, जो आपने नहीं की, बिकॉज इफ यू आर सेइंग सो क्लियरली अबाउट डिस्टेंशन और एनी मैस, तो इट्स बेटर इफ यू मेंशन वेरिकोसिटीज एज वेल। इवन के वल्वल एडिमा पे भी कमेंट किया जा सकता है सेक्रल और पीडल के अलावा, क्योंकि अगर डिस्टेंशन है तो वो इट कैन लीड टू दोस थिंग्स। इफ दीज आर नॉट प्रेजेंट, देन यू कैन से नॉट प्रेजेंट एज वेल। ओके मैम। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन एंड स्पेसिफिक के अंदर
जब आप एक्सप्लेन कर रहे हो, इंस्पेक्शन तो चलो ठीक है आपने कर दी, पेल्पेशन के अंदर व्हेन यू आर डिस्क्राइबिंग द मास, तो उसके अंदर आप पहले साइज, बॉर्डर, सरफेसेस पहले बता रहे हो और साइट बाद में बता रहे हो, ये बिल्कुल ठीक ओके बात है। मैम, सबसे पहले बताओ कि वो प्रेजेंट कहाँ पे है, इट्स ऑन ठीक द है मैम, राइट साइड, रीचिंग देयर, सारा बोलो। ठीक साइट, है मैम, साइज, शेप, सरफेस, ये होता है साइट, यू हैव टू बिगिन विद द साइट। ये ना हो ठीक कि है आप मैम, सारा बोल दो और एंड पे पता चले कि मैथ्स तो एपिगेस्ट्रियम का था, वो तो हमारी फील्ड से रिलेटेड मैथ्स नहीं था, ओके, राइट। सो आपने ठीक है सबसे पहले साइट बोलनी है, और उसके ठीक बाद है देन व्हेन यू टॉक्ड अबाउट द साइज, ये बात मैंने पहले भी बताया कि आप किसी भी ऐसे मैस की विच इज जिसके अंदर कोई बोनी लैंडमार्क नहीं है उसको मेजर नहीं कर सकते। जैसे कि अगर कोई यूट्रस हम कहते हैं 14 वीक साइज, या कोई फाइब्रॉइड हम कहते हैं 20 सेंटीमीटर्स विच इज राइजिंग फ्रॉम द यूट्रस, हाउ डू वी मेजर that size? Okay, how can it be 20 centimeters? Because we are measuring with the reference of symphysis pubis. Symphysis ओके, pubis is the bony landmark, right? हम ठीक है मैम, सेंटर में सिम्फसिस प्यूबिस से मेजर करते हैं और वो फिर 20 वीक्स हो जाता है, राइट, या मे बी 20 सेंटीमीटर्स। यही मैथ अगर साइड पे है, जैसे कि आपके वाला मैथ था, अगर ये साइड पे विच इज जिसके अंदर कोई बोनी लैंडमार्क आपको नहीं मिला, तो यू जस्ट कैन नॉट से इट सो श्योरली दैट इट्स 10 into 8 सेंटीमीटर्स। उसमें ओके मैम, होता ये है कि आप एक साइड पे मेजरिंग टेप रखते हो, मैथ दूसरी तरफ भाग जाता है, उधर रखोगे तो आप ये जरूर कह सकते हो अप्रोक्सीमेटली इट वाज लाइक मे बी 10 into 8 सेंटीमीटर्स, या आप कह दो कि मे बी एन ऑरेंज साइज, या कोई भी किसी भी चीज का रेफरेंस देके कह दो डबल द ठीक है साइज मैम, ऑफ एन ऑरेंज, या मे बी किसी भी साइज का कर दो, बट ठीक है और मैम, अगर आपने 10 सेंटीमीटर्स कहना तो अप्रोक्सीमेटली 10 सेंटीमीटर, बिकॉज देयर इज नो बोनी लैंडमार्क, तो आप उसे मेजर नहीं कर सकते। इवन आप अपने हाथों से भी सिर्फ मेजर कर सकते हो if you are not using your measuring tape, because there is no bony landmark. ये हम फाइनल ईयर एमबीबीएस में एक बात पढ़ा करते थे कि कोई भी चीज जो होती है, कभी हम एपिकोंडाइल या मीडियल मेल्यूलस से इसीलिए मेजर करते थे कि एग्जैक्टली इतने सेंटीमीटर, एक बोनी लैंडमार्क हैज टू बी देयर व्हेनेवर यू हैव टू मेंशन द साइज ऑफ अ मास, ठीक है। उसके बाद जब आपने साइट साइज बताई, शेप, सरफेस, ठीक है, इट वाज नॉट, इट वाज सेपरेटली फेल्ट फ्रॉम द यूट्रस। मोबिलिटी, टेंडरनेस पे कमेंट किया, आई डोंट रिमेंबर इफ यू रियली मेंशन अबाउट द ओवरलाइंग सरफेस एंड द टेम्परेचर, नो मैम, आई because you फॉरगेट talked दिस, about the pain and the distension, तो which आपने अपनी जो डीडी है और अपने प्रेजेंटिंग कंप्लेंट को अपनी एग्जामिनेशन पे भी elaborate करते जाना है, और because if there was any infection you would have found some change of temperature of the overlying skin or color of the skin would have been different, तो वो आपको मेंशन करना जरूरी होता है। ओके मैम, उसके अलावा आपने when you did your pelvic examination was also not that impressive. आपने जब मेंशन किया, ठीक है चलो सर्विक्स, आई डोंट नो व्हाई पेशेंट रिफ्यूज फॉर द पैप स्मेयर, पर चलो ठीक है, आपने अगर आपको ऐसा हो जाए कि पेशेंट हैज रिफ्यूज्ड फॉर द पैप स्मेयर, तो आप थोड़ा सा उसके सर्विक्स को और ज़्यादा एलाबोरेट करके एक्सप्लेन करते हो कि आप यहाँ तक कि इट्स इवन बेटर इफ यू एक्सप्लेन अबाउट द ट्रांजिशनल जोन आल्सो, या इफ एनी एक्टोपी प्रेजेंट और नॉट, कि आपको ट्रांजिशनल जोन बहुत इनवर्ड्स लग रहा है विच शोज हर मीनोपॉजल स्टेटस, या फिर मीनोपॉज होने के बावजूद वो आउटवर्ड आया हुआ है which shows कि she is estrogenic even now despite having menopause, etc, because you're not able to take the pap smear, patient ने refuse किया, ओके तो मैम, उसकी एक cervix की सिर्फ ये कह देना कि she has refused, क्योंकि अगर ओपीडी में कुछ ऐसा हो तो हम डेफिनेटली उसके सर्विक्स को ज्यादा गौर से देखते हैं कि एज वी आर नॉट टेकिंग द पैप स्मेयर, तो कहीं हम कुछ मिस तो नहीं करे, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ना करा के अपना नुकसान करिए पेशेंट, एक्सेट्रा, तो वो बड़ा फिर इम्पोर्टेंट हो जाता है। बल तो आई डोंट रियली अंडरस्टैंड कि रिफ्यूजल वाली बात क्या है, खैर चलो। मैम वो डिस्चार्ज था ना, तो इसलिए मुझे लगता है पेशेंट, वो एग्जामिनर ने मुझे रिफ्यूज कर दिया कि नहीं लो उस पे। एग्जामिनर ने रिफ्यूज कर दिया? यस मैम, एग्जामिनर ने रिफ्यूज किया, कि मैंने हाई विजाइनल स्वैब लिया था मैम, एचबी स्टिक करी हुई थी क्योंकि डिस्चार्ज था। उस उसने मौके मुझसे पे पूछा, देखो बात ये है कि इवन इफ यू फाइंड इन्फेक्शन इन अ पेशेंट, ये ओपीडीज के लिए भी बता रही हूँ, फिर भी पैप स्मेयर ले लेना चाहिए। उसकी वजह ये है कि जो मेलिग्नेंट सेल्स होते हैं ना, वो इन्फेक्शन के बावजूद नजर आ जाते हैं, इवन ओके ब्लीडिंग में भी नजर आ जाते हैं, एटलीस्ट कुछ तो फाइंडिंग हो जाती है ना। इट्स नॉट जस्ट दैट यू जस्ट कीप ऑन नॉट डूइंग योर पैप स्मेयर बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन। आप लो,
एटलीस्ट कुछ, अगर जरा सा कोई मेलिग्नेंसी हो सर्विक्स की तो वो तो नजर आ ही जाएगी ना। फिर भी आप कह सकते हो एग्जामिनर को, आई वांट टू डू इट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस। सेकेंडली, even if she's having this much of discharge, I have taken the HVS, still then I will do the pap smear because malignant cells can be seen even if infection is there, so there Okay, is ma'am. no harm. पैप स्मेयर के तो अलग नंबर होते हैं, वो तो पता नहीं क्यों एग्जामिनर ने आपको मना किया। दूसरा एग्जामिनर तो देख ही रहा था, तो वो कोई हर्ज नहीं होती है। वैसे तो आई डोंट रियली अंडरस्टैंड, वैसे एग्जामिनर्स नॉर्मली इंटरप्ट करते नहीं है। खैर बाहर आए। अच्छा, उसके बाद जब आपने बाय मैनुअल किया, बाय मैनुअल के अंदर आपकी डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छी नहीं थी। उसके अंदर आपने यूट्रस को थोड़ा सा और बताना है कि अगर यूट्रस आपको इतनी सेपरेटली फील हुई, उसका साइज, एंटीवर्टेड, मोबाइल, नॉन टेंडर, वो सारा बता दिया। उसके बाद आपने जब ये मैस को बताया तो आपने इस मैस को दोबारा से सारा एक्सप्लेन करना है कि राइट साइड पे इस तरह का मैस था, और वो सारा आपने एक्सप्लेन कर देना है कि इतना साइज का आपको लग रहा था, और मोबाइल, टेंडर या जो भी आपको लग रहा था। फिर आपने कहा कि लेफ्ट फॉर्निक्स में फुलनेस थी एंड देन फुल स्टॉप। व्हाट फुलनेस? व्हाट डू यू थिंक? वाज देयर अ मास? वाज इट बिकॉज ऑफ एसाइटिस? एसाइटिस थी तो उस पे कुछ आपने खैर रेजोनेंट नोट बोला कि एब्डोमेन में रेजोनेंट नोट था। No, वैसे मैम, कहीं भी एसाइटिस नहीं थी। हाँ, तो फिर क्या फुलनेस क्यों थी? क्योंकि फुलनेस दो ही वजूहात से हो सकती है फॉर्निक्स के अंदर, या मैस या एसाइटिस। तो व्हाट डू यू थिंक? इन द लेफ्ट फॉर्निक्स कोई मैस था? वाज दैट द सेम मैस जो इधर तक एक्सपैंड करके आया हुआ था, या फिर क्या था? नहीं मैम, फुलनेस तो मुझे फील हो रही थी, लेकिन मैम मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये राइट फॉर्निक्स में क्यों फुलनेस है, जबकि मैंने सही तरीके से एब्डोमेन देखा था, उसमें एसाइटिस नहीं थी। तो मैस लग रहा था आपको कोई? यस मैम, हो सकता है कोई मैस होगा, लेकिन वो फिर वाला आप ही कह मैस मैम सकते हो एक्सटेंड नहीं कर रहे। कि लेफ्ट ओवरी, लेफ्ट फॉर्निक्स में फुलनेस थी व्हिच वाज प्रोबब्ली, लेकिन देन यू हैव टू एक्सप्लेन द मैस आल्सो। ठीक है ना? और वैसे भी इफ यू आर सेइंग दैट देयर वाज अ मास ऑन द राइट, आप कह सकते हो दैट मास मस्ट माइट बी एक्सपैंडिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड आल्सो, क्योंकि वो अगर 10 into 8 सेंटीमीटर का एक लोकलाइज था, तो जरूरी नहीं वो पीओडी में भी तो फैला हो सकता है ना, जिसकी वजह से आपको अच्छा, फुलनेस मिल रही थी। तो आप वो ओके। भी मेंशन कर सकते हो कि ये मास उधर तक भी गया हुआ हो सकता है। सेकेंडली, बट आई कैन नॉट फील मास सेपरेटली इन द लेफ्ट फॉर्निक्स, यूं करके कह सकते हो। ओके मैम। और साथ में कमेंट कर सकते हो कि देयर वाज नो साइन ऑफ फ्लूइड इन द एब्डोमेन, right? ठीक Because है। you have to explain if you find some fullness in the left fornix, you just cannot just keep quiet after that ना, मतलब आपको कुछ ओके मैम। बताने की जरूरत है कि वो क्या है fullness, क्या वो mass है? अगर mass है तो explain करो, if not, if you don't think it's really a mass, then ascites, then you have to tell on the abdomen, like आपका abdominal और pelvic examination एक दूसरे के साथ correlate करना चाहिए, ये बात होता है। ठीक है ना? ये नहीं होना ठीक है। चाहिए कि आप एब्डोमेन में फ्लूइड कह रहे हो और पेल्विस में आपको कोई फ्लूइड ही नहीं मिल रहा है, दोनों फॉर्निसेस क्लियर मिल रहे हैं। ये नहीं हो सकता। ना ही ये हो सकता है कि एब्डोमेन में कोई फ्लूइड नहीं मिल रहा और नीचे आप कह रहे हो फ्लूइड है। सो योर एब्डोमिनल एंड पेल्विक एग्जामिनेशन शुड मैच। इवन कई दफा आपको मैस एब्डोमेन पे सही तरह पता नहीं चलता, जो बाय मैनुअल पे पता चलता है। तो आप कोई बात नहीं, आप बाय मैनुअल के साथ मिला के अपना एब्डोमिनल एग्जामिनेशन ठीक करके बता सकते हो, ओके मैम। राइट? सो इस तरह से कोरिलेट आपने करना है। और कोई क्वेश्चन किसी का अभी तक? परकशन किसी ने लिखा हुआ, यस परकशन की थी उन्होंने, एक्सप्लेन किया था। बाय मैनुअल पे मैस को कैसे डिस्क्राइब करना है? बिल्कुल उसी तरह जैसे आप एब्डोमेन पे एक्सप्लेन करोगे, राइट फ्रॉम द साइड, इट्स ऑन द, you're feeling it in the right sided fullness is present, और वो उसी तरह सारा it seems to be approximately 10 into 8 centimeters, which is occupying the right this part of the abdomen, और firm है, नहीं है, मोबाइल है, टेंडर है, everything जैसे आपने abdomen में exactly you have to repeat all those features in the pelvic examination again, और फिर आप दूसरी फॉर्निक्स पे जाओगे। मैस को मेजरिंग टेप से आप मेजर बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन आपको मेंशन करना होता है ड्यूरिंग, जब आप एग्जामिनेशन बता रहे हो कि इट वाज फेल्ट सेपरेटली फ्रॉम द यूट्रस एंड देयर वाज नो बोनी लैंडमार्क, सो अप्रोक्सीमेटली इट वाज 10 into 8 सेंटीमीटर। एग्जैक्टली नहीं था। जो आप बोनी लैंडमार्क से मैस मेजर करते हो वो एग्जैक्ट मेजरमेंट होती है। सो अप्रोक्सीमेट मेजरमेंट के लिए आप कर सकते हो। ठीक है, ठीक और है मैम। कोई क्वेश्चन? ठीक है, ठीक हो गया। मैम मैं एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ जी, अस्सलाम पूछिए आप वालेकुम। था। अस्सलाम वालेकुम।
मैम मैंने एक पेशेंट देखी, मैं पेशेंट वाज मैरिड फॉर 5 years, सब फर्टिलिटी के साथ आई थी। अभी उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेन थी, मतलब पेन था उसको 2-3 मंथ से, और मैस एब्डोमेन था तकरीबन लास्ट 6 मंथ से। और उसके साथ हल्की फुल्की से उसको प्रेशर फीलिंग्स थी। कोई उसको ना कंटिन्यूस पेन था, मतलब नॉट एसोसिएटेड विद मेंस्ट्रुएशन, कंटिन्यूस था ऑन एंड ऑफ, जिसके लिए वो डाइक्रो लेती थी और वो कह रही थी कि कभी सेटल हो जाता है, कभी नहीं सेटल होता। और सब फर्टिलिटी फ्रॉम द लास्ट 5 years थी। मैम उसके लिए ना उसने 2017 में उसकी सर्जरी हुई थी, जिसके अकॉर्डिंग उसका ना एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट रिमूव हुई थी। पेशेंट को सही तरह पता नहीं था, लेकिन वो कहती थी कि कोई सिस्ट रिमूव हुई थी। उसके बाद उसको 3 months की ना एमेनोरिया दी गई थी GnRH एनालॉग्स के साथ। उसके बाद अकॉर्डिंग टू पेशेंट की उसकी ओवुलेशन चेक की गई थी और वो ठीक थी बिल्कुल, लेकिन शी वाज नॉट एबल टू कंसीव। अभी जब मैंने दोबारा उसको चेक किया तो पेशेंट के ना मैम मुझे पर एब्डोमिनल ना मैस फील हो रहा था 10 to 12 सेंटीमीटर का, जिसकी लोअर लिमिट रीचेबल थी, नॉन टेंडर, माइल्डली टेंडर था, और जो था सिस्टिक टू फर्म इन कंसिस्टेंसी था, रेगुलर मार्जिन और स्मूथ सरफेस थी। और बाई मैनुअल पे भी सेम फाइंडिंग्स थी मैम। और ना यूट्रस उसकी बिल्कुल नॉर्मल थी। मैम जब मैंने उसका स्कैन देखा ना तो उसकी बाइलेटरल सिस्ट थी, 7-8 सेंटीमीटर की लेफ्ट साइड पे थी, और नहीं 7.5 into 5 सेंटीमीटर की लेफ्ट साइड पे सिस्ट थी एंडोमेट्रियोटिक, और राइट साइड पे थी 3 into 4 सेंटीमीटर की। तो मैम और ना बाकी उसकी सर अस्सी 125 भी उसका ना 125 के राउंड अबाउट था। जी, और आपका बाकी क्वेश्चन क्या आपका? मैं क्वेश्चन ये था कि मतलब मुझे उसकी ना ट्रीटमेंट समझ नहीं आ रही थी, बिकॉज मैंने अपनी ट्रेनिंग में अगर किसी का पहले सर्जरी हुई हो ना, तो उसको हम यंग पेशेंट थी 28 years की, तो हम उसको ये करते हैं कि OCP दे के ना उसको विदाउट विड्रॉल, ब्लीड फ्री इंटरवल के बगैर, तो वो उसके साथ वक्त के साथ ना मतलब 3-4 months वो श्रिंक कर जाता था। फिर हम उसका ट्यूबल स्टेटस चेक करके उसको ओवुलेशन इंडक्शन एंड देन अगर नॉट पॉसिबल तो IVF। ऐसा क्यों? देखो ये तो मैम गाइडलाइन है, एंडोमेट्रियोसिस के अंदर आप सर्जरी करोगे और उसका ट्यूबल स्टेटस देखोगे और फौरन से उसको फर्टिलिटी की लाइन पर लेके आओगे फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए। और OCP विथड्रॉल ब्लीड के साथ कभी भी सिस्ट खत्म नहीं होती। सिस्ट अगर जब आपने खत्म करनी विदाउट होती है तो आप कंटिन्यू उसको मेडिसिन देते हो, बेटर प्रोजेस्टेरॉन कंटिन्यू और OCP भी कंटिन्यू, ताकि उसके पीरियड्स एमेनोरिया हो तो फिर भी चांस होता है सिस्ट खत्म करने का, लेकिन नॉट इन दिस पेशेंट। वो उस पेशेंट में जिसकी फर्टिलिटी की डिजायर ना हो इस वक्त। ये तो स्ट्रेट पेशेंट है। she has got fertility desires, she has got 12 centimeter cyst. What other option can you even think of? ओके मैम, मतलब मैम मैं यही कह रही थी कि विदाउट ब्लीड इन फ्री इंटरवल मींस कि कॉन्टिन्यूस उसको COCP देंगे क्यों या? देंगे? नो, उसको मैम कंसीव उसकी पहले कराना है। सर्जरी, एक्चुअली मैम उसकी पहले सर्जरी हुई हुई थी हो, और वो बेशक हुई हो, 12 अच्छा सेंटीमीटर अच्छा सिस्ट में व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? ठीक है। अच्छा, सेकेंडली पहले जो हम अभी केस कर रहे हैं उसके बाद एंड पे दूसरे क्वेश्चंस करेंगे। वी कैन नॉट डाइवर्ट आवरसेल्फ फ्रॉम द केस व्हिच वी आर ऑलरेडी डूइंग फॉर द प्रीवियस हाफ एन आवर, ठीक है ना? वो एंड पे आप एक नए केस का क्वेश्चन करोगे। जी अफशीन, ओके मैम, सॉरी सॉरी। इन्वेस्टिगेशंस मांगे प्लीज। जी अफशीन। जी मैम बेसिक investigations, I ask blood group along with RH factor, जी, बी full पॉजिटिव। blood, जी मैम, full blood count with date in, I want to know about the hemoglobin status and WBCs and platelets count. एच बी उसका 9 है, WBC नॉर्मल है और प्लेटलेट्स भी नॉर्मल है। Okay ma'am, random blood sugar level. 92 Okay ma'am, hepatitis B surface antigen, नेगेटिव, anti-HCV and COVID PCR negative. ऑल Okay. नेगेटिव। Okay, ma'am. Urine detailed report examination in which I want to see the microscopic and 10 to microscopy 12 and cells। okay, ma'am. Ma'am, specific investigations include renal functions test. RFTs Uh, yes, ma'am. ठीक है, they are not Liver available, functions, liver functions test. not available। Ma'am, chest X-ray and echo as she's known case of hypertension for the last 5 years. उसके लिए आप चेस्ट एक्सरे मांगोगे? No, ma'am. Echo only. चेस्ट एक्सरे मांगोगे कि नहीं? मैम ये मैं उसकी मेटास्टेटिक देखने के लिए मांगूंगी ना, तो चेस्ट एक्सरे अच्छा चलो, वो भी और बात कर सर्जरी लेते हैं। भी है तो मैम वो अगर भी है। एको एको डायरेक्ट मांगी है, इट्स नॉट अवेलेबल। Okay. Ma'am, any tumor markers if available?
What tumor markers? मैम CA 125. अच्छा, we'll talk about it. Okay, ma'am. Ma'am, ultrasound whole abdomen and pelvis for the confirmation of masses, for the origin of masses, and presence of any solid areas in the mass. Is it unilocular or multilocular? And any metastatic evidence in the liver and kidneys, and presence of ascites. अच्छा ठीक है, और क्या चाहिए आपको? और मैम CT scan and MRI. अच्छा, और That's all, ma'am. DD बताएं आप. Ma'am, my DD is benign ovarian mass, malignant ovarian mass, any subserosal fibroid, and ma'am any non-gynecological mass like any gut GI mass. DD तो आपने बड़ा अच्छा बनाया, लेकिन मसला सारा इन्वेस्टिगेशन में आ गया, बहुत ही ज्यादा मसला आ गया, बेइंतहा मसला. बात यह है कि नंबर 1 DD आप बना रहे हो B9, मांग मेरे से MRI रहे हो इस पेशेंट का, Okay. यहाँ तक कि CT भी मांग रहे हो, यहाँ तक कि आपने अल्ट्रासाउंड में पता नहीं क्या क्या सोच डाला है, यहाँ तक कि मैम आपने असल में सोचा शायद कि इसके चेस्ट के अंदर भी मेट्स हैं. यू डिड नो हर मैम. ऑस्कल्टेशन ऑफ चेस्ट. मैम सही Why नहीं are थे you वैसे. expecting all this? Then, even on ultrasound abdomen, you're talking about so many masses. I don't know. अब दोबारा इन्वेस्टिगेशन मांगे. मैम स्पेसिफिक. हम्म? मैम स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन दोबारा से मांगो. मैम सिर्फ पेल्विक अल्ट्रासाउंड मांगोगे और CA 125. बस एक ट्यूमर मार्कर. मैम ये मेनोपॉजल है मोस्ट कॉमनली, वो एपिथेलियल ओवेरियन ट्यूमर मोस्ट कॉमन, तो मैंने इसलिए CA 125 मांगो, या सारे मांगो मैम जर्म सेल्स ट्यूमर वाले. अच्छा देखो, मैं बताती हूँ 2-3 चीजें, बहुत ज्यादा इसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, बेइंतहा. 2-3 चीजें ये कि जैसे ही मैंने आपकी बेसलाइन में हीमोग्लोबिन 9 दे दिया, उसको लिफ्ट करा. यस मैम. एक चीज. दूसरी चीज ये कि जैसे ही मैंने यूरिन में आपके पास सेल्स दिए, उसके ठीक बाद है मैम. बाकी चीजें तो मांगे ना. कुछ कुछ हैंड रेस करें आप लोग, बेशक मैम क्वेश्चन. यूरिन कल्चर. कल्चर तो मांगेंगे, तो नाइट्रेट्स, ल्यूकोसाइट्स, वो चीजें भी दोबारा पूछो ना, दोबारा से रिकन्फर्म करो. प्रोटीन पूछो, वो सारा कुछ पूछो, ठीक है. और उसके ठीक है. बाद कल्चर मांगो, ठीक ठीक है. है मैम. पूरा कंप्लीट पूरी इन्वेस्टिगेशन की इंपॉर्टेंस है. ये नहीं है कि हम बस एक चीज ही ठीक. पकड़ लें. उसके बाद जब आप स्पेसिफिक के अंदर आए हो, तो स्टार्ट ऑफ विद इन्वेस्टिगेशन. यू नीड ट्यूमर मार्कर्स की बात करो ना. अगर तो मैं आपको CA 125 ज्यादा दे देती हूँ, या कोई सा भी एक ट्यूमर मार्कर ज्यादा दे देती हूँ, तो चलो फिर भी बात बनती है आगे CT तक की बात करने की. MRI ठीक है पे मैम. गुनाह है इसमें मांगना, फ्रैंकली बहुत ज्यादती है, बेइंतहा ज्यादती है मरीज से इस पेशेंट का MRI कराना. इससे ये पता चल रहा है कि आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है MRI क्या चीज है और CT क्या चीज है, फ्रैंकली. ठीक है. तो आपने बस ऐसे ही बोल दिया जो एंड देन यू आर टॉकिंग अबाउट एको. आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में बैठ के जो लिस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशंस आपने मुझे बता दी, उनकी टोटल कॉस्ट काउंट करना शुरू करो, तो मेरा ख्याल है 40 से 50 हजार की तो आपने सिर्फ इन्वेस्टिगेशंस करानी है पेशेंट की. बेहद ज्यादती. पता चले मरीज को टोटल बिल 2 लाख बताया, उसमें से 50 हजार तो सिर्फ इन्वेस्टिगेशंस की हैं, तो बिल तो पता नहीं कहाँ पहुंचेगा अगर आप प्राइवेट किसी हॉस्पिटल में इस पेशेंट का करोगे. तो ये बातें नहीं करनी. आपने क्या करना है, आपने उसके अंदर देखो ना. फिर आपने एको क्यों मांग ली डायरेक्ट? मैम ECG मांगती है. आपने एको कहा था, मैंने इसलिए बार बार हाँ. पूछा कि जी एको. जी मैम. नो नीड. मैम तो आपने इफ शी इज क्रॉनिक हाइपरटेंसिव अव्वल तो आपने हिस्ट्री के अंदर इतना एलैबोरेट ही नहीं किया. योर HOPI शुड हैव स्टार्टेड विद द क्रॉनिक हाइपरटेंशन हिस्ट्री, राइट. उसके अंदर आप हमें बताते हैं कि वो इतने सालों से हाइपरटेंसिव है, ये वो मेडिसिन ले रही है, इसका BP अब इतना है, कंट्रोल है या नहीं है, और इसके BP की वजह से जिन जिन ऑर्गन्स पे इफेक्ट आ सकता है वो क्या क्या है, जो कि कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, उसकी किडनी, आई और उसके हार्ट पे को जो जो इफेक्ट आ सकता है वो आया कि नहीं, या उसने कभी चेकअप ही नहीं कराया. ये आपकी HOPI की पहली 2-3 लाइनें होनी चाहिए थी. ठीक है मैम. बहरहाल मेरे अगर पास पास्ट हिस्ट्री का तो कोई फायदा नहीं ना पूछने का. ठीक है मैम, मुझे जो बोलना पेशेंट चाहिए. का ठीक है है. HOPI में है, स्पेसिफिक टू दैट पेशेंट कवर करना होता है. ठीक है मैम.
तो आपने अब जब इन्वेस्टिगेशंस मांगी है तो उसके अंदर आपने सिर्फ CA125 नहीं, आपने 46 इयर्स ओल्ड में हाउ कैन यू बी सो श्योर कि एपिथेलियल के अलावा और कोई ट्यूमर नहीं हो सकता? शी इज Okay, नॉट 65। अगर वो 65 होती तो भी मैं यकीन कर लेती कि चलो खाली CA125 मांगे, ठीक बल्कि है, अगर आप सारे उसमें भी मांग लो तो कोई हर्ज नहीं है। ठीक लेकिन है मैम, 46 इयर्स ओल्ड के अंदर अगर आपने सारे ट्यूमर मार्कर्स नहीं मांगे तो बहुत ज्यादा अपने साथ ज्यादती करती। अब ट्यूमर मार्कर्स मांगे सारे। ठीक है मैम। मैम, I want to know the CA125, beta HCG, LDH, and alpha fetoprotein. एंड CE, राइट? सो CEA. सारे Okay, ट्यूमर मार्कर्स मांग लें। ठीक अच्छा है मैम। चलो, उस पर तो ऑब्वियस एग्जामिनर इमीडिएटली आपको नहीं बताएंगे। अब दोबारा से अल्ट्रासाउंड मांगे। Ma'am, want to need the ma'am, pelvic ultrasound for the confirmation of the mass, for region of the mass. नॉट कंफर्मेशन, यू नो मैस इज देयर। आपने Okay, एग्जामिन कर लिया, आपने मुझे इतना एलाबोरेट करके इसका okay, मैस का साइज तक सब सरफेस बॉर्डर बता दिया, अब क्या okay. कंफर्मेशन? ठीक है मैम, for आपको region of आई वुड लाइक टू नो द प्रेजेंस ऑफ मैस, इट्स ओरिजिन, इस तरह करके, राइट? अपने okay, वर्डिंग्स को थोड़ा सा और बेहतर। जी। ठीक है मैम। मैम, for the presence of mass, for the origin of mass, और मैस पे आप तब आओगे, देखो अगर आपने पेल्विक अल्ट्रासाउंड की बात स्टार्ट की है तो स्टार्ट ऑफ विद द साइज ऑफ द यूट्रस। ठीक है, okay मैम, एकदम से मैस पे भी ना ना हो ताकि आप बाकी चीजें ना मिस कर जाओ। तो ठीक है, आप बेशक यूट्रस से शुरू करो। अब बताएं दोबारा से। ठीक है मैम। मैम, I want to know about the uterine size, हम्म any presence of any uterine pathology. हम्म And for the origin of the ovarian, for the presence of ovarian, ma'am, for the confirmation of ovarian mass, origin of ठीक the है। ovarian mass, and either it's unilocular or multilocular, हम्म and want to know about the presence or absence of solid areas हम्म and presence of ascites. अच्छा, नहीं, देखो आपने इस तरह से जब आप पेल्विक अल्ट्रासाउंड मांगो तो इसका तो खूबसूरत आवाज में और इतने अच्छे तरीके से मांगो कि 1 मिनट से ज्यादा ना लगे, लेकिन हर चीज कवर हो। अगर ऐसे नहीं करोगे, बिकॉज हाँ हर कैंडिडेट कर रहे हैं, क्योंकि पेल्विक अल्ट्रासाउंड तो वो चीज है जो कि सिर्फ हमने ही मांगनी है, किसी और फील्ड के बंदे ने मांगनी नहीं। और हमने मांगनी, ये एक पेपर आउट होने वाला क्वेश्चन है ना, लाइक यू नो यू आर गोइंग डेफिनेटली गोइंग टू टॉक अबाउट इट इन योर एग्जाम। जैसे कहते हैं ना पेपर आउट हुआ भाई, इस क्वेश्चन का तो ये क्वेश्चन होना ही है और इसका जवाब देना ही है। सारे ठीक है मैम, कैंडिडेट्स को पता है, सो सारे कैंडिडेट्स बहुत अच्छा इसका जवाब तैयार करते हैं। तो आपका आंसर ऐसा होना चाहिए कि एटलीस्ट उनके बराबर का तो हो ना, मतलब इसमें जो बहुत अच्छा जवाब दे रहा है वो कोई एक्स्ट्रा नहीं कर रहा। सो अगर कोई उतना भी नहीं कर रहा तो वो तो फिर बिल्कुल ही फिर किसी उसके भी नहीं रहेगा ना। आपने कैसे पेल्विक अल्ट्रासाउंड मांगना है? यू कैन स्टार्ट ऑफ विद द यूट्रस, द साइज ऑफ यूट्रस, endometrial or endometrial thickness, regularity, blood supply, any endometrial myometrial echo texture, or any pathology in the uterus. Then you will go to the adnexa. Any ठीक है मैम, pathology in the adnexa, the origin of mass, the presence of mass or the origin of mass. आप origin of ovarian mass कहीं जा रहे हो, मतलब खुद ही बोली yes जा मैम, रहे हो। So origin of ठीक है, mass, if from where it is coming. अब आप उसका साइज एंड देन यू स्टार्ट ऑफ विद द यूनिलैटरल और बायलैटरल एंड स्टार्ट ऑफ फ्रॉम द कैप्सूल, कैप्सूल थिकनेस, उसकी ब्लड सप्लाई, देन कम इनसाइड इट्स, उसके कंटेंट्स, उसके लोकुलाई, उसके सेप्टी, थिकनेस ऑफ द सेप्टम, उसके एनी डेब्री, एनी सॉलिड कंपोनेंट्स। बाहर से आप अंदर आना शुरू करोगे, बट यू कैन नॉट मिस एनी पॉइंट। इवन यू कैन नॉट इवन मिस अबाउट टॉकिंग अबाउट द थिकनेस ऑफ द सेप्टी। आप ये नहीं बस हैप्पैज़र्डली आपने 3 बातें बोल दी हैं, लोकुलस और मल्टीलोकुलस और यूनिलोकुलस और सेप्टेट और नॉट सेप्टेट एंड एसाइटिस। व्हाट इज दैट? ये तो कोई बच्चा भी नहीं ऐसे जवाब देना, मतलब ये तो कोई बात ही ना। आपने तो बात करनी है उसके बिनाइन और मेलिग्नेंट फीचर्स को रूल आउट करने की। आपने इस तरह तो बात ही नहीं करनी है। आपने तो उसके अलावा व्हाट इज एसाइटिस? आपको एनी फ्लूइड इन द एब्डोमेन और पेल्विस। ठीक है, ओके मैम, अब इसके अंदर आप देखो डॉपलर भी कवर हो गया, आपने कैप्सूल की भी ब्लड सप्लाई मांग ली है, वो भी एक आपको एविडेंस देगा उस चीज की। ठीक है, तो ठीक है आपने ये जरूर करना है। और फिर उसके बाद एनी अदर पैथोलॉजी इन द पेल्विस, और ओरिजिन में आपका नॉन गायनेकोलॉजिकल मैस भी कवर हो जाएगा।
ठीक है, ठीक है मैम। तो आपने ये सारा करना है। उसके बाद आपने एंड देन यू कैन नॉट टॉक अबाउट द मेड्स एट दिस पॉइंट, यू कैन नॉट टॉक अबाउट ऑल दोज थिंग्स। इवन अगर मैं आपको कोई ट्यूमर मार्कर भी बहुत ज़्यादा दे देती हूँ, जैसे कि CA-125 भी बहुत ज़्यादा दे देती हूँ या कुछ ऐसा, तो भी आपने एकदम से मेड्स की बातें नहीं शुरू करनी, आपने सिर्फ CT मांग लेना है। ठीक CT है एब्डोमिनल पेल्विस, हमें CT बताएगा मेड्स, राइट? ठीक है CT मैम। कराते ही मेड्स के लिए। MRI तो कराया जाता है जहाँ पे Totally. सर्वाइकल या कोई यूट्राइन मैस हो जो कि सॉफ्ट टिश्यू एक्सटेंशन को बता रहा हो, जैसे कि हमने देखना हो कि सी एंडोमेट्रियम की मायोमेट्रियल इन्वेजन कितनी है या स्टेजिंग हमने करनी हो तो हम MRI पे कर लेते हैं। डिस्टेंट मेट्स हमें ज़्यादातर CT बताता है, CA ओवरी में ख़ास तौर पे। अगर आपको अल्ट्रासाउंड के ऊपर ओवेरियन सिस्ट की समझ नहीं आ रही, यानी कि अगर आपको अल्ट्रासाउंड के ऊपर ओवेरियन सिस्ट के फीचर्स जो कि सारे मैंने बोले हैं बिनाइन या मेलिग्नेंट वाले वो नहीं पता चल रहे, तो फिर आप MRI सिर्फ ओवेरियन सिस्ट के फीचर्स देखने के लिए करा सकते हो। लेकिन MRI, टॉकिंग अबाउट MRI इन अ पेशेंट विद एन ओवेरियन मास इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ठीक है? Okay मैम। और एकदम से बगैर विदाउट नोइंग दैट शी इज हैविंग व्हाट टाइप ऑफ मास ऑन अल्ट्रासाउंड, यानी मैंने आपको अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट दी ना ट्यूमर मार्कर की, यू आर टॉकिंग अबाउट CT, यू कैन नॉट। तो अगर ठीक आप है उसके इन्वेस्टिगेशंस मांगना शुरू हुए हो जिसमें बेसलाइन के बाद आपने इसके ट्यूमर मार्कर्स मांगे, ट्यूमर ठीक है मार्कर्स के मैम। अलावा भी कुछ हाइपरटेंसिव आपने RFTs, एको और फेंडोस्कोपी मांगी, and then you asked for the ultrasound. Examiner has not given you any tumor marker or ultrasound report, then do not ask for any CT or MRI at this point. आप कहोगे कि my further investigations will depend on my ultrasound finding. Okay एक्सेप्ट मैम। कि आपके पास एक ऐसा पेशेंट है जो कि देखने में ही मेलिग्नेंट है, यानी कि आपको इतना एसाइटिस मिला है उसके अंदर एंड यू गॉट अ मैस विद एसाइटिस जो कि इस पेशेंट में नहीं था, आपको सिंपल एक मैस मिला है और आपका पहला DD ठीक भी है बेनाइन मैस था, इसलिए ठीक है मैंने मैम। कहा एकदम से CT नहीं मांगना विदाउट अल्ट्रासाउंड और ट्यूमर मार्कर्स रिपोर्ट। लेकिन अगर एक ऐसा पेशेंट है जिसमें मैसिव एसाइटिस है तो फिर आपको चाहे वो अल्ट्रासाउंड ना भी दें या ट्यूमर मार्कर्स ना भी दें तो आपने CT मांग लेना है, ठीक है मैम। ठीक है? तो ये ठीक है मैम। आपने करना है। उसके अलावा ये कि और कोई इन्वेस्टिगेशन HB से रिलेटेड 9 HB है, वो थोड़ा सा आप रूल आउट कर लोगे। ठीक है मैम। मैं पेरिफेरल्स में पेरिफेरल फिल्म सारा कुछ वही RBC इंडिसेस MCV। पेरिफेरल्स ओके में, मैम हाँ ठीक है। सारा कुछ उसको चाहे इलेक्ट्रोफेरोसिस फेरोसिस भी मांगोगे, LFTs क्यों मांगे थे? मैम LFTs एक तो मैम ये हाइपरटेंसिव थी नोन, और उसके लिए कोई मेलिग्नेंसी मतलब मैम लिवर में जा रही हो Do इस you वजह से do मतलब। LFTs in every hypertensive patient? नो मैम। और मैम मैथ्स को रूल आउट करने के लिए भी तो कर सकते हैं ना। क्यों मेट्स करते जा रहे हो, इसको तो पता ही नहीं हमें कि वो है क्या। ठीक है मैम। मैंने मैथ्स सोच के मांगे थे कि शायद मैथ्स। तो आपका पहला जवाब बिल्कुल गलत है कि बिकॉज शी वाज हाइपरटेंसिव। ठीक है योर फर्स्ट आंसर हैज टू बी सो गुड कि फिर कोई अगली बात ही ना रह जाए, ठीक है ना? योर ईच एंड एवरी आंसर, योर व्हाटएवर यू से हैज टू बी लाइक एग्जामिनर वही मजबूर हो जाए पास करने के लिए, ठीक है ठीक है? चलो, और कोई इन्वेस्टिगेशन किसी ने मांगनी हो, कोई क्वेश्चन? CT कैसे मांगना है इसमें? CT एब्डोमेन पेल्विस कहना है, वो खुद ही बता देंगे। मतलब आप बेसिकली वो कहेंगे क्यों, टू सी द स्प्रेड ऑफ द डिजीज, दैट्स इट। एनेस्थीसिया पर्पस में पढ़ने की हमें कोई जरूरत नहीं है, जो एनेस्थीसिया वालों ने कराना है वो खुद ही करा लेंगे, अगर ज्यादा कोई हुआ तो फिर वो मांग लेंगे, लेकिन ये कोई डिस्कशन है नहीं एनेस्थीसिया पर्पस के लिए हमने क्या कराना है क्या नहीं कराना, ठीक है? अच्छा, और वो मैंने सॉरी मैंने बड़ी अपनी क्लासेस में अल्ट्रासाउंड का बताया है, वो आप प्लीज रिकॉर्डिंग में इसकी भी सुन लेना। वो आई डोंट रियली वांट टू रिपीट द होल थिंग अगेन, जो कि 10 मिनट टॉक है, एंड देन या मैं क्विकली इसको कवर नहीं करना चाह रही बिकॉज इट्स इम्पोर्टेंट, तो वो आप देख ही लेना, ठीक है? RFTs बिकॉज हाइपरटेंसिव है, ठीक है? चलो ओके, लेट्स गो अहेड विद द मैनेजमेंट। ठीक है इसके आप खुद ही हमें इन्वेस्टिगेशंस बता दो अफशीन, you can tell मैम। us about the tumor ओके marker and her ultrasound report so मैम that we जब can discuss the management. ठीक है मैम, जब मैंने हिस्ट्री एग्जामिनेशन ली थी ना तो मुझे ऐसा ही लगा था कि बिनाइन ओवेरियन मैस है। जब मैनेजमेंट पार्ट में मैं गई ना
तो मुझे पेशेंट ने जब इसका वो एग्जामिनर ने जब मुझे CA 125 दिया, तो जब मैंने इसका RMI कैलकुलेट किया मैम, वो उस वक्त 600 बन रहा था। कितना था CA 125? मैम मुझे एग्जैक्ट अभी इस वक्त वो वैल्यू याद नहीं आ रही, लेकिन मुझे ये वो वैल्यू याद है जब मैंने 600 वो RMI है, के, ठीक है तो वो ठीक है। मैम और 600 बन रहा था। ऑल फिर राइट, मैंने प्लान करके, मतलब मैनेजमेंट में मैंने स्टेजिंग लेप्रोटमी पेशेंट की थी। अच्छा। और स्कैन पे क्या था? मैम स्कैन पे तो उसने मुझे कहा था कि लेफ्ट कॉम्प्लेक्स सिस्ट है, और मल्टीलोक्यूलर बताई थी उसने सिर्फ मुझे। और CT मैम उसने मुझे एसाइटिस? आखिर तक नहीं दिया था, लास्ट तक नहीं दिया था। और एसाइटिस? असाइटीज मैम नहीं थी। ठीक है, सेम यही सिनेरियो है, यही कर लो। चलो CA 125 आप इसका कर लो, अगर आई थिंक 400 बनेगा आई गेस, यस मैम 356 400 इसी तरह कुछ दिया था उसने 300 मुझे। समथिंग होगा, राइट। हम्म। और बाकी सेम अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग। उसके बाद आपने CT मांगे, फॉर एग्जांपल आई रिफ्यूज टू गिव, व्हाट विल यू डू? मैम मैंने तो फिर यही मैंने स्टार्ट में यही किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल काउंसिल द पेशेंट दैट शी हैज a RMI of 600 international unit per ml, and which is falling in the category of probably she has the malignant ovarian tumor. So I will, however, my final diagnosis would depend upon the histopathology report. I will I will plan the my aim of management would be the staging laparotomy. For this purpose, I will counsel the patient regarding the nature of the surgery, and I will prepare my patient. मैम फिर मैंने वही प्री ऑप जो हम प्रिपरेशंस करते हैं वो सारी बताई थी, और उसने मुझे स्टेजिंग लेपारोटमी के स्टेप्स पूछे थे, तो वो भी मैंने सारे। एक मिनट रुक जाए। अच्छा, द थिंग इज कि जब ये सारा सिनेरियो हो गया और मैंने आपको CT नहीं दिया, बट यू थिंक दैट योर रिस्क ऑफ मैलिग्नेंसी इंडेक्स इज कमिंग आउट टू बी हाई एंड इट्स अ कॉम्प्लेक्स मेनोपॉजल पेशेंट, आपको आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं। You will say that I want to counsel my patient and her attendants about the disease and about the extent of the surgery I'm going to do and the treatment that she may need, for which I have to have the CT because I need to know the spread of the disease. मैं मरीज से बात भी क्या करूं जब मुझे पता ही नहीं है कि उसका स्प्रेड कहाँ तक का है, ठीक है ना। ठीक है अभी मैम। तक की जो आप एग्जामिनर से इस बात पे बेशक लड़ना है लड़ लो, आप उससे कहो कि हाउ कैन आई स्टार्ट ऑफ माय काउंसलिंग इवन। आप कभी ठीक भी है मैम। मरीज को ऑपरेशन थिएटर नहीं लेके जा सकते जब तक कि आपको खुद नहीं पता या आप अटेंडेंट्स को नहीं बता सके कि आपने ऑपरेशन थिएटर में ले जाके क्या करना है। मतलब जब तक आप खुद ही नहीं पता कि मरीज की एक्सटेंट ऑफ द डिजीज कहाँ तक है, इफ CT के ऊपर वाकई उसके मेट्स इतने ज्यादा आ जाते हैं लेफ्टीज तक, लिवर तक या उसके चेस्ट तक, तो क्या ये स्टेजिंग की कैंडिडेट भी है या पहले कीमो की जरूरत है इसको, या फिर क्या ये अगर इतना स्प्रेड है तो वी मे इवन नीड टू गेट हर LFTs एटसेट्रा डन बिफोर द सर्जरी, राइट। ठीक है So मैम। a lot of your further investigations are depending on now CT as well, because ultrasound पे complex दे दिया, आप कह सकते हो कि as it's a complex ovarian mass in a menopausal woman, as well as my risk of malignancy index is coming out to be high on the higher side, which is more than 125. So I either have to refer the patient or I have to counsel the attendants at what type of treatment or up to what extent I have to go. So I need CT scan. That's it. वो इसीलिए तो CT नहीं दे रही थी क्योंकि she wanted to know कि आपको CT चाहिए ही क्यों है। आपने CT को ठीक है लेकर मैम। नहीं कराया, आपने मैनेजमेंट शुरू कर दी, राइट। सो ठीक है इस तरह नहीं करना। आपने जो चीज मांग ली है उसका कोई मकसद है, उसके बगैर आप मैनेज कर नहीं सकते। तो जो लिस्ट आपने मांग ली है उसके बगैर अगर आप मैनेजमेंट शुरू कर दोगे तो वो एग्जामिनर समझेगा कि वो हो या ना हो, वो आपने ऐसी शक्ल में मांग ली, राइट। So ठीक if है you मैम। have asked for any investigation, this has to be very, very serious, right? ठीक है No, मैम। no role of pre of CT guided biopsy. ऐसा कुछ अच्छा नहीं मैम एक और बात मैम, जब भी जी। पेशेंट का जो सर्विक्स था वो डेविएटेड था टुवर्ड्स द मैस, तो मैम उसका मुझे पूछे थी क्यों उसका सर्विक्स Towards the डेविएटेड mass, है। यस मैम टुवर्ड्स द मैस था, तो हो सकता है अपोजिट ऑपोजिट नहीं था। साइड पे भी मैस हो ना, फुलनेस पूरी हुई हो POD के हाँ अंदर। यस सो मैम दैट्स, फुलनेस भी। यस दैट्स जस्ट फाइंडिंग। सो आपने CT कराना है, सो फिर आप फर्दर उसकी मैनेजमेंट शुरू करोगे। देन व्हेन यू हैव स्टार्टेड योर मैनेजमेंट, देन यू विल स्टार्ट विद द काउंसलिंग कि आप नॉट करने लगे हो ऐसे पेशेंट की जिसका आप मैलिग्नेंसी सस्पेक्ट कर रहे हो, राइट, बिकॉज ऑफ योर इन्वेस्टिगेशंस। तो आप उसकी पूरी
ठीक तरह से उसकी काउंसलिंग तो करो ना। आप उनको बताओ कि शी इज 46, शी गॉट a complex mass, and from her investigations a tumor marker has come out to be more than normal, and so is her risk of malignancy index. So I will counsel my patient and her attendant that it seems to be a malignant mass. However, my ultimate diagnosis depends on the histopathology report, right? Okay. So for this I ठीक है. have to proceed with the surgery, but before surgery I have to correct उसका hemoglobin correct करो, उसका UTI correct करो, वो सारा कुछ करो, right? वो सारा ठीक है कुछ मैम. करके then she is hypertensive, you can involve multidisciplinary team as well. ठीक है मैम. और उसके बाद आप उसकी staging लेप्रोटमी किस अब बताना शुरू करो कि क्या क्या करोगे. Okay मैम. I will open the abdomen through the midline incision. नहीं, ओपन क्या करोगे, अब प्रिपेयर तो करो, ब्लड कितने करोगे, वो सारा कुछ. Okay ma'am. Okay. However, first of all, I will counsel the patient and attendants regarding the probable diagnosis that she may have she probably may have the malignancy, and I will plan the surgery of the patient. However, my However, final my diagnosis depends on would be the depend. ठीक है मैम. आपने I will पेशेंट को भी admit the यही patient. कहना है कि मुझे हो लगता है, लेकिन क्या हो नहीं सकता कि ये CA 125-300 तक है, तो क्या पता. वैसे तो शी इज मेनोपॉजल, इट्स वेरी वेरी रेयर टू गेट एन एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट इन दिस केस, बट यू नेवर नो. सो आप उसको बैठा के कह दो, और 4 दिन आपने एनीमिया ठीक करने में किया, वो 4 दिन उसके घर में रोना धोना मचा रहा है, किसी तो मैलिग्नेंसी है, डॉक्टर ने कह दिया मैलिग्नेंसी है, लेकिन जब सर्जरी हुई तो 10 दिन के बाद जब रिपोर्ट आई, तब तक बीच में खानदान के 2 लोगों को इस बात की वजह से चाहे हार्ट अटैक हो गया कि पेशेंट को तो मैलिग्नेंसी है, लेकिन रिपोर्ट तो हिस्टोपैथोलॉजी में बिनाइन आ गई, तो गलत बात हो गई ना. तो ठीक है. आपने बिल्कुल क्लियर बात, और हम करते भी ऐसे ही, हम ये तो नहीं डिक्लेयर कर देते कि आपके मरीज को कैंसर है बगैर हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट के. ठीक है मैम. Then I will. वेरी वेरी बिग थिंग टू से, इवन व्हेन वी गेट अ हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट, हम पहले 2 मिनट खुद भी लेते हैं कि अब हमने क्या डिक्लेयर करना है. इट्स अ वेरी वेरी बिग न्यूज फॉर द पेशेंट, राइट? ठीक है. और ठीक है. आपके मुंह से कहीं भी हर एक बात इज गोइंग टू मैटर अ लॉट. Okay मैम. ठीक है ना जी. ठीक है मैम. Then, however, my final diagnosis will depend upon the histopathology report. My aim of management is to remove the mass as much as possible, and she may need. I will counsel the attendants that she may need for the post-operative chemotherapy. For this purpose, I will admit the patient in my hospital. I will manage the patient. ऐसे नहीं बोलना. शी मे नीड पोस्ट ऑपरेटिव कीमोथेरेपी में से तो और 4 लोगों की नींदें उड़ जाएंगी. आप कहोगे फर्दर मैनेजमेंट विल डिपेंड ऑन द हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट एंड द स्टेजिंग दैट विल बी डन. आपका हर वर्ड कहा हुआ मरीज को मैटर कर रहा है, और वहां पे इट्स नॉट द जजमेंट ऑफ योर एग्जाम, इट्स द जजमेंट दैट व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद योर पेशेंट्स इन फ्यूचर, राइट? ठीक है. ठीक है. For this ये उस purpose, चीज की I will. जजमेंट हो रही है वहां पे एग्जाम की जजमेंट हो चुकी है आपके रिटर्न और टॉक्स में. आप एग्जाम की जजमेंट क्लियर करके वहां पहुंच गए. Everyone knows that you know about the guidelines, you know about theory, you know each and everything about gynae now because you have cleared your written and talks. Now you're sitting in your viva. Viva में इस वक्त assessment है कि आपने अब फ्यूचर में इन मरीजों को डील कैसे करना है. That is it. जो बंदा ये बात समझ लेगा ना वाइवे का मतलब क्या है, वो फेल हो ही नहीं सकता. सीधी सी बात. और जिसको ये समझ, जो जब तक यही नहीं समझेगा कि ये थ्योरी का एग्जाम नहीं है, ये आपके इट्स नॉट एन एग्जाम एक्चुअली, इट्स असेसमेंट दैट व्हाट आर यू गोइंग टू डू इन फ्यूचर विद योर पेशेंट्स. दैट्स इट. वो असल में ये सारा मकसद ही ये है इन क्लासेस का भी कि आप लोगों को असल मकसद समझ आ जाए वाइवे का कि वो आपकी क्लिनिकल असेसमेंट है. इट्स नॉट दैट यू आर मैनेजिंग द डिजीज, यू आर मैनेजिंग द पेशेंट्स. जो इस लाइन को समझ जाएगा ना वो पास हो जाएगा, मैं बता रही हूँ. ठीक है. तो आपकी काउंसलिंग की जो स्टेटमेंट है इट हैज टू बी सो. इसीलिए तो मैं कह रही हूँ इन्वेस्टिगेशंस 50,000 की इन्वेस्टिगेशंस नहीं हो सकती. हमने डिजीज नहीं ट्रीट करना, हमने पेशेंट ट्रीट करना है. ठीक है. आपने मरीज को देख के इन्वेस्टिगेशंस लिखनी है, और यही चीजें गाइडलाइन में लिखी हैं. जो गाइडलाइन में वही क्लिनिकल प्रैक्टिस सारी लिखी है जो असल में करनी चाहिए, और यही होता है वार्ड्स में हर मरीज का. नो, आई डोंट थिंक दैट आपके वार्ड में अगर हर बेड पेशेंट है तो उसकी फाइल के अंदर MRI की रिपोर्ट लगी होगी. एब्सोल्युटली नॉट. मेरे ख्याल है कोई 20 मरीजों में से किसी एक की शायद हो MRI की रिपोर्ट. जी मैम.
ठीक है ना. So please don't do this. If you are counseling the patient, be very very particular what words you are using. If you think that a patient has got malignancy, आपने but you don't have histopathology report, आपको बहुत tactfully उसको counsel करना है, right? ठीक है मैम. ठीक है, चल. And you cannot talk about chemotherapy in your very first line if you don't have histopathology report. Even if you have histopathology report but you have not done any counseling with the oncologist, और वो उसने अगर कीमो recommend नहीं की, तो you cannot talk about it. लोगों की तो नींदें उड़ जाती हैं कीमोथेरेपी का नाम सुन के. Okay मैम. बाद में Then- पता चले कि वो तो कुछ था ही नहीं. ठीक है, चल. Okay. हाँ जी. Then ma'am, I will admit the patient and I will involve the multidisciplinary team approach, in which I will involve the senior oncologist, senior gynecologist, and anesthetist. I will improve her anemia by means of blood transfusion. I will correct her UTI by means of antibiotic. Then my aim of surgery is to stage accurately the disease and to remove the tumor as much as possible. Prior to the surgery, I will take informed written consent. I will arrange blood. I will send fresh investigations. I will take anesthesia fitness. I will take her I will take her medical and cardiology fitness. I will involve the general surgeon on board, and then I will prepare the patient by keeping her NPO from the midnight. I will shift the patient early in the morning in the OT. It should be it should be the prior case, so it should be deal firstly, and then I will open the abdomen through the midline incision. Then I will send if there is presence of ascitic fluid, I will send it for the cytology. If there is no ascitic fluid is present, I will instill the abdomen with 50 cc normal saline, 0.9% normal saline, and aspirate the syringe and send for cytology. And then I will inspect all viscera. I will start in the clockwise fashion from the cecum, and from the cecum, then descending colon, then the left paracolligator and left hemidiaphragm, then transverse colon, and then on the right side, that is right hemidiaphragm and the right and the kidney. After that, I will perform a total abdominal hysterectomy, and I will perform the total abdominal hysterectomy with bilateral salpingo-oophorectomy and infracolic omentectomy. I will take the pelvic lymph node samplings, and I will take the pelvic lymph node samplings, and then I will close the abdomen. Then I will close the abdomen with Vicryl. ठीक है. And ओवरऑल इट वाज गुड. आपका प्रोसीजर वगैरह वो अच्छा आपने किया हुआ था, बट वही बात है कि द थिंग इज के इसके अंदर जो 2-3 चीजें ऐड कर लो कि स्पिलेज नहीं होने दोगे, एंड देन उसके बाद इसमें डिफरेंट बायोप्सीज होती हैं. कुछ लोग कहते हैं डिफरेंट सर्फेसेस की बायोप्सीज, जिसमें ब्लैडर की सर्फेस की Suspicious की, हाँ, मैम. पेरिटोनियम की बायोप्सी ले लेते हैं. और लिम्फ नोड या तो आप लिम्फेडेनेक्टोमी करो या फिर यूल पैल्पेट द लिम्फ नोड्स. और उसके अलावा ये कि आप लेकिन अगर आप मेलिग्नेंसी ही आपको लग रही है तो यू कैन डू पेल्विक लिम्फेडेनेक्टमी एज वेल. and then you can even talk about कि अगर extent of the disease भी देखोगे, even हमने जब आपने काउंसलिंग भी की तो आप यही बेसिकली सीटी भी कराने का यही मकसद था कि आप साथ में उनको बताओगे कि सीटी पे इतना स्प्रेड है कि गट डजंट सीम टू बी इन्वॉल्व, या फिर ब्लैडर भी, या फिर एट टाइम्स शी कैन इवन एंड अप इन द ब्लैडर इंजरी और द गट इंजरी. ये काउंसलिंग के अंदर बात की जा सकती है, एंड देन यू कैन गो अहेड विद ऑल द क्लियरेंस सर्जरी. लेकिन ओवरऑल आपकी सर्जरी का सारे स्टेप्स बुरे नहीं थे, अच्छे थे. You talked about the midline incision. Just don't say midline incision. Incision is again something which is very very important in gynae. So या तो infraumbilical midline incision ज़्यादा ज़रा elaborate करके बोलो. midline तो पता ठीक है नहीं मैम. कहाँ तक ही मुझे लगा के दे दोगे, तो वो थोड़ा सा और elaborate कर दो. And I think the rest it went well. Somebody is asking for gut preparation. It's not very very important point. कोई miss भी कर जाए तो कोई नहीं, अगर आपने करना है तो it's good. आप गट प्रिपरेशन की बात भी कर दो. आजकल वो अंडे गट प्रिपरेशन भी हो रही है, वही कर दो, या 3 दिन की होती है आपके डिपार्टमेंट में, वो कर लो, वो भी ठीक है. सो वो ओनली palpate the lymph node. If you really think you are doing a surgery with a high risk of malignancy index and you've involved the oncologist as well, so it's better to do the pelvic lymphadenectomy as well. And
and just palpate the paraortic lymph nodes and just palpate the undersurface of diaphragm. डायफ्राम से बायोप्सी या पैरायोटिक लिम्फ नोड को छेड़ने की जरूरत नहीं है, बाकी आप लेकिन लिम्फेडेनेक्टमी हो सकती है पेल्विक। ठीक है। इंट्राकोलिकोमेंटेक्टमी बिल्कुल इन्होंने की थी। सो योर ओवरऑल योर प्रोसीजर वाज गुड एंड द पोस्ट ऑप केयर भी बता दो जल्दी से। And post-operative, I will shift the patient to the HDU, monitor her vitals, and give adequate analgesia, good hydration, antibiotic cover. I will do input-output monitoring, and I will give thromboprophylaxis for the 5 to 7 days, and then remove the stitches on the 12 days, and ask the patient to come with on the OPD with the histopathology report. गुड। अब फिर खुद ही से बोलते जाना कि हिस्टोपैथोलॉजी ये आ गई। डोंट वेट कि एग्जामिनर आपको खतरनाक सी स्टेजिंग करे, अर्ली वाली Okay, स्टेजिंग ma'am. करके मरीज को फारिग कर दो। ठीक है मैम। किसी और ने भी एक क्वेश्चन किया, ठहरो मैं देखती हूँ। आप बोलते जाओ। Ma'am, as my next step is to stage the disease. So if it's as histopathology reports comes to be the stage one, ma'am, one बोल दो, stage one, then it's a low हाँ, grade वन कर दो ठीक है, it's a ताकि low grade फारिग हो जाए। ठीक है ma'am, it's a low grade and having a low risk, so the surgery that is done with the tumor is sufficient with TH and BSO, and the metastasis in this stage is apparently low, that is 0.3%, and the 5-year survival is good, so I will tell the ठीक है, patient that there is no need of chemotherapy गुड। and आगे से यू वर गुड, बट वही बात है ना कि ये सारा तो थ्योरी की बातें हैं। आपको जो शुरू वाली सारी बातें वो भी ठीक करने की जरूरत है। ठीक है एक मैम। किसी ने रिकरिंग सीओवी की बात की हुई है, वो डेफिनेटली जैसे यूरिनरी रिटेंशन, कॉन्स्टिपेशन और वो सारा, उसके अंदर तो ऑब्वियसली पहले एडजुवेंट कीमोथेरेपी की ही बात ज़्यादा बेहतर लगती है। कोई भी पेशेंट रिकरेंस ऑफ सीओवी के साथ आएगा, यू विल डेफिनेटली अगेन स्टार्ट विद द history and examination and her previous reports and all, and CA 1 to 5 और accordingly फिर आप CT करा के उसकी if she is having urinary retention तो definitely you will involve the oncologist और वो फिर आप पहले उसकी कीमो का कर सकते हो। but if she has got a mass again और वो कीमो के बाद बाकी चीज़ें सॉल्व होके she is now ready for the surgery, तो फिर आप उसके mass का रिमूवल करोगे। और पोस्ट ऑफ थ्रोम्बोप्रोफाइलेक्सिस जो करते हो वही है। अगर तो वही पेशेंट की ओबेसिटी वगैरह को देख के टाइम ऑफ ड्यूरेशन ऑफ सर्जरी और साथ में आप उसका बिकॉज यू आर डूइंग इट विद इन अ पेशेंट ऑफ मैलिग्नेंसी, देन देयर इज नो हार्म ऑफ गिविंग थ्रोम्बोप्रोफाइलेक्सिस फॉर 5 days सबकुटेनियस ओडी। ठीक है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द वेट। इसका भी जिक्र करें तो बेहतर होगा। To confirm her menopause, well, this is a good question. If she's menopausal and does not have periods for the last 2 years, तो yes, she is menopausal, especially कोई medicine भी नहीं वो ले रही, तो more than 1 year menopause, more than 1 year ये मनोरिया में आप उसकी menopause declare कर देते होते हो। अगर आपने MH कराना तो कर लो, but you will take her as menopausal। इस बहस में पढ़ने की वैसे जरूरत नहीं है। who present with spinal and frank bone malignancy, obviously यार frank bone malignancy में अब वो पेशेंट हमारी एक्चुअली डोमेन से जो इतना एडवांस्ड malignancy वाला होता है ना, वो हमारी डोमेन से फिर निकल ही चुका होता है, उसमें फिर ऑन्कोलॉजिस्ट का रोल आ जाता है। ठीक है। फॉर नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स सिस्ट, नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स सिस्ट क्या मतलब ये हुआ, देखो ये जो टर्म भी यूज आपने की है नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स सिस्ट, तो कॉम्प्लेक्स सिस्ट भी बोल रहे हो, नेचर भी बोल रहे हो, तो उस नेचर में फिर वो सारे फीचर्स आ गए जो मैंने अल्ट्रासाउंड में बोले हैं, जो कि अल्ट्रासाउंड में देखे जा सकते हैं। तो फर्स्ट मोडालिटी विल बी द अल्ट्रासाउंड and to see the spread of the disease CT scan। बट अगर वो सारे नेचर या वो सारे फीचर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स सिस्ट पूरे नहीं हो रहे इस अल्ट्रासाउंड पे, इफ अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट despite getting it done by a more expert person it's not possible to see all the features of cyst in an ultrasound, then you can get MRI done just to see the features of the cyst। ठीक है। एनी रोल ऑफ टेकिंग CT गाइडेड बायोप्सी, CT गाइडेड बायोप्सी अभी तक इट्स नॉट देयर। यस, एमनियोटिक एसाइटिक फ्लूइड जो है अगर मोर देन 1 लीटर या 2 लीटर तक अगर हम ले सकते हैं तो उसके अंदर वो टाइप ऑफ ट्यूमर देख के एडजुवेंट कीमोथेरेपी दे देते होते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट अब। बट CT गाइडेड बायोप्सी का रोल अभी तक
प्रैक्टिस में मैंने तो नहीं देखा। तो साइटिक फ्लूइड लेके तो वो टाइप ऑफ ट्यूमर देख के तो ऑन्कोलॉजिस्ट अब देते हैं इवन बिफोर सर्जरी कीमोथेरेपी। मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी काउंसलिंग ऑफ स्टेजिंग लिपोटमी, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि देखो आप दो चीजें काउंसलिंग में करने जा रहे हो पेशेंट की। एक चीज तो आप उसे बता रहे हो कि यू थिंक दैट द पेशेंट हैज गॉट malignancy most probably, though the diagnosis will be made on the histopathology. Second thing is that I'm going to do her staging laparotomy. उसके अंदर स्टेजिंग लेप्रोटमी इज नॉट ओनली अ सिंपल प्रोसीजर, उसके जैसे कि डॉक्टर अफशीन ने इतने अच्छे तरीके से हमें सारा प्रोसीजर बताया है, it has got so many of the steps. So mortality, if you really know exactly the incidence of the mortality in this case, you can mention it, but yes, you can mention के extent of the disease पे depend करता है. So if needed, she can end up in the colostomy or end-to-end repair, or even if she can have she can end up in bladder, because bladder injury, because इस तरह की ट्यूमर्स ब्लैडर तक भी स्प्रेड हुए होते हैं, और एट टाइम्स आपको यूरेटेरिक कंडोई और वो सारे भी बनाने की जरूरत पड़ जाती है. सो इफ यू रियली वांट टू टॉक अबाउट द मॉर्बिडिटी, तो उसकी तो स्टेजिंग लेप्रोटमी की यही मॉर्बिडिटी है कि इफ नीडेड पेशेंट कैन एंड अप इन कोलोस्टमी और द यूरिनरी सिस्टम रिपेयर. सो मॉर्बिडिटी तो आप ऐसे बता सकते हो, बिकॉज यस इट्स नॉट जस्ट अ सिंपल सर्जरी. ठीक है, और क्या है क्वेश्चंस? 5 year survival, yes, I think Dr. Fsheen ने किया था mention. IVP and stenting, कुछ लोग कराते हैं. Yes, there is no harm up because lateral side पे आपका ट्यूमर है, और अगर मोबाइल भी नहीं है तो करा लो, कोई हर्ज नहीं है. But if you have an expertise that you can do it without getting the stenting done, तो आप वो भी कर सकते हो. But there is no harm, to be on the safe side, it's a good step to take. ठीक है ना, या सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट इन्वॉल्व करेंगे. अल्ट्रासाउंड अगर dermoid cyst कह रहे हैं तो you do not need to get CT to reconfirm it, right? Dermoid cyst means on ultrasound it is a dermoid. Ultrasound has got very high sensitivity to pick a dermoid cyst. Once ultrasound says it's a dermoid, then you do not need to reconfirm it with CT or any other thing. ठीक है. You have to involve an oncologist when you get a very high risk of malignancy index. Secondly, when you think that there is spread of the disease on CT and during your surgery, if you're doing a surgery of staging laparotomy in a patient who's got high risk of malignancy index, you can keep a senior oncologist with you. ठीक है, I think सब questions के आंसर दे दिए. और कोई question अफशीन? No, ma'am. Yeah, so these were few corrections which are very very important. ये आपके हर तरह के ओवेरियन मास में यही बातें काम आ जाएंगी. So आप इसको थोड़ा सा रीडू कर लो अपनी सर्जरी, अपनी इसको हिस्ट्री को, और your examination was not bad. थोड़ा सा और उसको पॉइंट्स आगे पीछे करने वाले थे, but your investigations really need to be corrected. Okay, मुझे लगता है जहाँ पे एग्जामिनर थोड़ा परेशान हुआ ना, वो आपकी इन्वेस्टिगेशन से हुआ. So वो आप थोड़ा सा कर लो. ठीक है, इंशाल्लाह. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. चलो फिर इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है आपसे. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Yeah, welcome. Good luck. Hafiz. Thank you, ma'am. Jazakallah. Hafiz.